बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। एक्चुअली हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन वाला चैप्टर और एवोल्यूशन वाले चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 2 है, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। देखें, हमने पिछले लेक्चर के अंदर, अगर आपने पिछले व्लॉग देखी हो तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन से है, वो है एक्चुअली प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर कौन से है, वो है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है ना बाद में क्या बने, यूकैरियोट बने। प्रोकैरियोट्स बाद में क्या बने, यूकैरियोट्स बने। और इसके लिए बहुत डिफरेंट स्पेकुलेशन है, मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो है एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स में पहला जो हाइपोथेसिस है वो है वेंट थर्मल हाइपोथेसिस। एक्चुअली हम बताएं, जो प्रोकैरियोट्स हैं ये एक्चुअली फर्स्ट सेल है। प्रोकैरियोट क्या है, फर्स्ट सेल है इस अर्थ के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोकैरियोट्स है और ये फर्स्ट सेल है और ये कब है, तकरीबन आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। कितना, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इस अर्थ के ऊपर अराइज हुए, प्रोकैरियोट्स अराइज हुए। क्लियर, ये वो फर्स्ट सेल हैं और इन्हीं से ही आगे यूकैरियोट्स बने। तो पहले हम हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं, वेंट थर्मल या वेंट हाइपोथेसिस। तो वेंट हाइपोथेसिस के अंदर हम बताएंगे कि लाइफ स्टार्ट हुई वो एक्चुअली किसके अंदर हुई, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर लाइफ स्टार्ट हुई। एक्चुअली जो लाइफ स्टार्ट हुई वो ओशन के अंदर स्टार्ट हुई, ओशन के अंदर ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स से। लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, डीप ओशन के अंदर स्टार्ट हुई और उस ओशन के अंदर क्या थे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद थे। ये देखो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये फर्ज क्या, ये ओशन है, बहुत बड़ा ओशन है। इसके अंदर क्या मौजूद थे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद थे डीपली। और इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर लाइफ स्टार्ट हुई और इन्हीं के अंदर एक्चुअली क्या हुए, इन्हीं के अंदर बैक्टीरिया अराइज हुए और वो बैक्टीरिया इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स से ही एनर्जी लेते थे। ये बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया कहाँ से, हाइड्रोथर्मल वेंट से ही क्या लेते थे, एनर्जी लेते थे। क्लियर। और इसी हाइपोथेसिस को एक्चुअली क्या हुई, मैन सपोर्ट हुई जब हमने आर्कियोबैक्टीरिया को देखा। आर्कियोबैक्टीरिया जो है ना, ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि 120 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, अप टू 120, बल्कि 120 से भी ज़्यादा टेम्परेचर तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। तो ये जो है ना आर्कियोबैक्टीरिया की एग्जांपल, ये इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। फिर सुने, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो लाइफ स्टार्ट हुई वो डीप ओशन के अंदर स्टार्ट हुई और डीप ओशन के अंदर क्या थे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स से। हाइड्रो मीन पानी, थर्मल मीन गर्म, गर्म पानी के चश्मे थे, वेंट्स चश्मों को कहते हैं, गर्म पानी के चश्मे थे। और इन्हीं के अंदर एक्चुअली प्रोकैरियोट्स अराइज हुए और प्रोकैरियोट्स उन्हीं गर्म पानी के चश्मों से ही एनर्जी हासिल करते थे। ठीक है। और इसको सपोर्ट करने के लिए कौन से, आर्कियोबैक्टीरिया एक्चुअली इसी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, जो कि 120 अप टू 120 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। एक्चुअली इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो लिमिटेड थे, ठीक है ना, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स थे, बिल्कुल थोड़े बहुत ये वो। तो इनके लिए एक्चुअली कोई और अदर सोर्स चाहिए, प्रोकैरियोट्स के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई अदर सोर्स चाहिए जिससे ये क्या कर सकें, न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें। तो दूसरा सोर्स इन्होंने कौन सा निकाला, दूसरा सोर्स निकाला फोटोसिंथेसिस का निकाला। लेकिन फोटोसिंथेसिस का दूसरा सोर्स निकाला तो उसमें वो स्टार्ट में क्या यूज़ करते थे, फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते थे इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर की बजाय क्या यूज़ करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते थे। और ये देखें, आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा था, जो बैक्टीरिया हैं वो एक्चुअली किसको यूज़ करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सनलाइट को यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल इनके अंदर ऑलरेडी पाया जाता है। तो फिर क्या बना, फिर एक्चुअली ये ग्लूकोज बना। ग्लूकोज इज़ द एनर्जी सोर्स, या फिर आप कह रहे हैं ग्लूकोज इज़, ये इससे एनर्जी एक्चुअली हासिल करते हैं। और दूसरा क्या, वाटर अराइज हुआ। और तीसरा सल्फाइड जो है ना वो अराइज हुआ। बाद में क्या हुआ, बाद में एक्चुअली
कुछ बैक्टीरिया जो है ना उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड की बजाय किन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड की बजाय वाटर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बाद में ये जो तीसरा हाइपोथेसिस है इसके अंदर हम बताएंगे एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक प्रोकैरियोट्स। एरोबिक प्रोकैरियोट्स है, पहले जो थे ना इसमें ये कौन से थे, एनारोबिक प्रोकैरियोट्स थे। ये जो थे ये कौन से थे, एनारोबिक प्रोकैरियोट्स थे, जबकि बाद में कौन से है, एरोबिक है। ठीक है ना, एनारोबिक और एरोबिक का डिफरेंस आपने पढ़ा था। एरोबिक प्रोकैरियोट्स, एरोबिक कौन से होते हैं, वो जो ऑक्सीजन को एक्चुअली ऑक्सीजन की यूज करते हैं। एक्चुअली देखें एरोबिक जो प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाटर को यूज किया इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के बजाय किसको यूज किया, वाटर को यूज किया। उसकी हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, इस तरह ये ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बनने के बाद वाटर बना और क्या बना, ऑक्सीजन बना। बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या हासिल हुआ, ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या हासिल होता था, सल्फाइड हासिल होता था। अब यही ऑक्सीजन किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुई, इस इन्वायरमेंट के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुई। काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो गए तो फिर क्या बन गया, फिर जो है ना उससे एक्चुअली ओजोन लेयर बन गई। क्या बन गई, ओजोन लेयर बन गई। और ओजोन लेयर ने क्या करना स्टार्ट किया, आपको पता है ओजोन लेयर के फंक्शन का। ओजोन लेयर ने रेडिएशन को फिल्टर्ड करना स्टार्ट किया, क्योंकि उन दिनों एटमॉस्फेयर जो लाइफ है वो डीप ओशन में क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि डीप ओशन इज द फेवरेबल फॉर लाइफ के लिए वो फेवरेबल था उस दौरान। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो फेवरेबल नहीं था। क्यों फेवरेबल नहीं था, क्योंकि सनलाइट की रेडिएशंस आती थी। उन रेडिएशंस को कैसे फिल्टर्ड किया जाए, कौन फिल्टर करता है, ओजोन लेयर फिल्टर करती है। तो उस दौरान पहले ओजोन लेयर का बनना लाजमी था। तो इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड के बजाय प्रोकैरियोट्स ने क्या यूज़ किया, वाटर को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इसलिए वहाँ से क्या हासिल हुई, ओजोन लेयर बनी। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर हासिल हुआ, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ तो ओजोन लेयर बन गई। ओजोन लेयर ने रेडिएशन को क्या कर दिया, फिल्टर्ड किया। तो अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फेवरेबल हो गया, किसके लिए, लाइफ के लिए फेवरेबल हो गया। अब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को यूज करना अब स्टार्ट कर दिया, अब जो एटमॉस्फेयर पहले रिड्यूसिंग एजेंट था वो क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, या फिर हम कह दें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया। अब फिर जो है ना लैंड जो है ना एक्चुअली फेवरेबल हो गई किसके लिए, लाइफ के लिए। लाइफ ऑन लैंड पॉसिबल, अब पॉसिबिलिटी हो गई कि लाइफ जो है ना किसके ऊपर, लैंड के ऊपर जो है ना आ जाए। अब हम पढ़ रहे थे, एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो है ना लैंड एक्चुअली फेवरेबल हो गई, लाइफ के लिए फेवरेबल हो गई, ये हम पढ़ रहे थे। अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे बने। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट्स है, और फिर हमने हाइपोथेसिस, वेंट थर्मल हाइपोथेसिस या वेंट हाइपोथेसिस, उसमें हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने बताया कि एवोल्यूशन जो प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी। फिर हमने बताया कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते थे। एट द एंड हमने बताया हाइड्रोजन सल्फाइड के बजाय वाटर यूज़ करना स्टार्ट किया। वाटर में जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर हासिल हुआ वो एक्यूमुलेट हुआ एनवायरनमेंट के अंदर और ओजोन लेयर बन गई, और इस तरह रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बन गया, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और लाइफ जो है ना लैंड के ऊपर पॉसिबल होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है व्यूअर्स, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।